जो हमारे समर्थक हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, वो हमें कहीं ना कहीं अगर विधायक देखना चाहते हैं तो क्या गलत है। किसानों की तो मूलभूत समस्याएं हैं, सारी समस्याएं किसानों की। पहले हमारा गन्ना ले लेंगे, उसका रेट तय नहीं होगा, रेट भी बाद में सरकार तय करेगी। ऐसा कभी देखा आपने? जब तक ये 50-50 बार धरना प्रदर्शन नहीं करा लेते, इनकी आंख ही नहीं खुलती। देखो, राजनीतिक दल तो आज की डेट में खुद हाशिए पे हैं। जब वे अपनी कार्यकर्ताओं के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो वो किसानों के लिए तो क्या ही आवाज उठाएंगे। मेरठ के कुछ छात्र नेताओं को गुंडा बता दिया गया, जो छात्रों के हितों की बात कर रहे थे, जो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे। बताओ, आपकी आवाज को सड़क से लेकर सत्ता तक, संसद तक आपकी आवाज उठाने, निसंकोच आपकी आवाज उठा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए। आप एक छोटे से पद के लिए वैकेंसी निकालिए, 8-8 लाख करोड़ों में जो है आवेदन आ जाते हैं। हमारा मकसद है किसानों की, मजदूरों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ना। अब वो सड़क पे लड़ी जाए या विधानसभा में लड़ी जाए, ये जनता तय करेगी। अगर किसी गांव में रात को 12 बजे ट्रांसफार्मर फूक गया है तो वो अधिकारियों से बात करके गांव की लाइट जुड़वा रहा है, या कोई पुलिस उत्पीड़न हो रहा है उसमें मदद कर रहा है, तो ये तो जनता तय करेगी ना। जातियों वाले समीकरण चलते हैं, पार्टी वाले समीकरण चलते हैं, और समीकरणों से जो है यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है। 36 की 36 बिरादरी एक साथ मिलकर, एकजुट होकर शोषितों, वंचितों, किसानों की लड़ाई लड़ रही है। सवाल था, इसकी जनता ये तय करेगी कि विधायक जी ने कितने कॉलेज बनवाए हैं, कितने रोड बनवाए हैं, कितना काम किया हो, सरकार कहाँ से काम करे, जब मुस्लिम नेता ही खुद मुस्लिम समाज के लिए काम नहीं कर रहे। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अगर किसी की कोई समस्या है तो भारतीय किसान यूनियन आजाद आपके साथ हर पल बिल्कुल खड़ा रहेगा। हमने ये अपनी जिंदगी गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, मजदूरों के लिए हमने वक़्फ़ कर दी है। आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन आज़ाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शादाब चौधरी, पहले भी हमारी बातचीत हुई थी काफ़ी सारे किसानों के मुद्दों को लेकर। आज फिर से हम दोबारा शादाब चौधरी का रुख करेंगे। शादाब भाई, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 पर। बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर भाई आपका। अभी बताइए, प्रदेश भर में किसानों की समस्याओं को लेकर आप लगातार किसान संगठन चला रहे हैं और किसानों के बीच में भी रहते हैं, किसानों की क्या समस्याएं हैं? किसानों की तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसा कि आज के दौर में महंगाई आसमान छू रही है। किसान की जो फसलों का रेट है, जो एमएसपी की लड़ाई पिछले समय से निरंतर लड़ते आ रहे हैं सभी किसान संगठन एक साथ मिलकर, उस पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और किसानों की तो मूलभूत समस्याएं हैं, सारी समस्याएं किसानों की हैं। 2 शुगर मिल हैं यूपी पश्चिम में ही हैं, एक तो बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड किनौनी, दूसरा मोदी नगर में एक शुगर मिल पड़ता है, मोदी शुगर मिल। खास तौर से इन 2 मिलों को लेकर अगर हम बात करें तो किसानों की बड़ी शिकायतें हैं गन्ना भुगतान को लेकर। नहीं, ये तो सभी के जो जितने भी मिल हैं, जो भी क्षेत्रीय अपने शिकायतें सभी मिलों से हैं, लेकिन ये 2 सबसे ज्यादा चर्चित हैं। अब ये देखो, बार बार धरना प्रदर्शन कराते हैं, मतलब हमारा गन्ना भी ले लेंगे, ठीक है, और पैसे नहीं देंगे टाइम पे। उनका जो पहले हमारा गन्ना ले लेंगे, उसका रेट तय नहीं होगा, रेट भी बाद में सरकार तय करेगी। ऐसा कभी देखा आपने? अगर मैं आपसे कोई सामान आपसे खरीदने लगूं या किसी दुकानदार से खरीदने लगूं तो वो पहले अपना रेट बताएगा कि ये 10 रुपए की चीज़ है या 20 रुपए की चीज़ है, लेकिन हमारा जो है गन्ना सरकार ले लेती है और उसके बाद रेट डिसाइड करती है, और उसके बाद भी हमें पेमेंट नहीं मिलता। जो स्कूल की फीस है, मूलभूत समस्या शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, तो उस पर तो किसान बराबर लड़ रहा है। और रही बात इन मिलों की, जब तक ये 50-50 बार धरना प्रदर्शन नहीं करा लेते, इनकी आँख ही नहीं खुलती, इनकी आँख जाके खोलनी पड़ती है। ये गन्ने का पेमेंट करते नहीं है।
किसानों की लगातार एमएसपी को लेकर लड़ाई जारी है, गन्ने का एक निर्धारित मूल्य घोषित करने के लिए, लेकिन सरकार करती नहीं है। हर चीज़ का एमआरपी होता है, लेकिन गन्ने का कोई एमआरपी नहीं है। देखिए, इस बार भी हमने एमएसपी के लिए और गन्ने का जो समर्थन मूल्य है इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी और कुछ हद तक जो है उसमें हमें सफलता नहीं मिली, मैं मानता हूँ। लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी से हैं, भारतीय किसान यूनियन आज़ाद, एक बड़े आंदोलन के लिए, चाहे हमें लखनऊ तक आंदोलन करना पड़े। और इस बार हम जो गन्ने का समर्थन मूल्य है वो उसे हम 400 से ऊपर लेके जाएंगे, ये हमारा इरादा है। बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। किन किन समस्याओं को लेकर आंदोलन की तरफ कदम बढ़े हैं आपके? आंदोलन तो किसान, जो भी किसानों की समस्या उसी के लिए आंदोलन होगा। मेन तो गन्ने से ऐसी जो बड़ी समस्याएं हो, किसानों में बड़ी नाराजगियां हो, बड़ा आंदोलन तो मैंने इसलिए बताया ना, गन्ने के सत्र से पहले ही हम इस बार सरकार से समर्थन मूल्य की जो भी घोषणा है वो करवा के रहेंगे और 400 से पार का ये हमारी मांग रहेगी, 400 से ऊपर की मांग रहेगी। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को लेकर थोड़ा बात करूंगा आपसे। जयंत चौधरी किसानों के और राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता माने जाते हैं, अभी एनडीए में शामिल हो गए हैं। उनके कई सारे नेताओं का कहना ये है कि एनडीए में शामिल होकर भी किसानों की आवाज़ लगातार बन रहे हैं। आपको क्या लगता है? हाँ जी, बन रहे होंगे, मेरे को तो नहीं पता, आप बताइए थोड़ा। बन रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जनता के बीच में, किसानों के बीच में लगातार आते जाते हैं, किसानों का क्या कहना है? नहीं, किसानों, एक बात तो बताइए, जो किसानों की मूलभूत समस्या है और वो समस्या जो कि तू है, तो फिर आवाज़ कहाँ से उठी, ये बताइए आप मुझे। अभी राष्ट्रीय लोकदल के एक दो नेताओं से हमारी भी बातचीत हुई, उनका कहना ये है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाएगा, लेकिन उनकी दिशा यही है कि चुनाव के करीब बढ़ाया जाएगा। कहते हैं कि चुनाव नजदीक है, चुनाव के समय बढ़ाया जाएगा। चुनाव कहाँ नजदीक है? अभी तो एक गन्ने का एक सत्र हो जाएगा, चुनाव कहाँ नजदीक है? वही भारतीय जनता पार्टी का तो वही मिशन है, 2027 के करीब बढ़ाएंगे। अरे वो तो कहाँ बढ़ा पाएंगे, एक बात तो बताइए। अब 2025 में हम अभी खड़े हैं, 2027 में चुनाव है, तो उससे पहले तो आप एक बात तो बताइए, गन्ने का एक और सत्र आ जाएगा। ये तो एक तरह से आश्वासन ही है, वो भी बिल्कुल जिसका कोई निराधार है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि हम जो है चुनाव के पास में ले आके बढ़ाएंगे, तो ये तो गलत है ना। वो अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, अपने गठबंधन का बचाव कर रहे हैं। आपका बड़ा संगठन है, आप सभी जगह किसानों की समस्याओं को लेकर घूमते हैं, राजनीतिक दलों से भी मिलना पड़ता होगा, कहीं से कोई आश्वासन, कोई उम्मीदें? देखो, राजनीतिक दल तो आज की डेट में खुद हाशिए पे हैं, उन्हें खुद जो है आश्वासन की जरूरत है आज की डेट में। जब वे अपनी कार्यकर्ताओं के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो वो किसानों के लिए तो क्या ही आवाज़ उठाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है, किसान खुद सक्षम है आज की तारीख में। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ना जान गया है और वो लड़ाई लड़ रहा है और अपना हक मांग रहा है। भारतीय किसान यूनियन आज़ाद को बने हुए भी कितना समय हुआ है? 4-5 महीने। और भारतीय किसान यूनियन आज़ाद ने जो है 4-5 स्टेटों में भारत के किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करा है। तो किसान जो है जागरूक हो रहा है, किसान के बच्चे जागरूक हो रहे हैं, अपना हक लड़के लेना है, कैसे लेना है उनको वो सब सीख रहे हैं। चलिए, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे शादाब भाई। अभी पंचायत चुनाव भी होने हैं, आप किस तरह से देखते हैं? सरकार उसकी भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए, पंचायत सिंधावली ग्राम पंचायत से रहने वाले हैं, सिंधावली ग्राम पंचायत के, खासतौर से वहाँ के पंचायत चुनाव को किस तरह से देखते हैं? क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो देखो, जो प्रत्याशी जो मेहनत कर रहे हैं, 5 साल जो जनता के बीच में रहे हैं, जो जनता के काम कर रहे हैं, जनता सीधी सी बात है उनको ही चुनेगी। और ये वहाँ की सभी संबंधित ग्राम पंचायत की जनता को सुनिश्चित करना है कि कौन प्रत्याशी आपके सुख दुख में आपका काम आया है। और अगर सिंधावली ग्राम पंचायत की बात करी जाए तो अभी किसी तरह का कोई दावेदार अभी हमारे बीच। चलिए, मैं तो मेरठ की तमाम ग्राम पंचायतों को लेकर ही बात करूंगा शादाब भाई जी। खासतौर से आपने भी देखा होगा, जब ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, पैसे का बड़ा दुरुपयोग किया जाता है ग्राम पंचायतों में। खास तौर से उस वर्ग को लेकर बात करूंगा जो गरीब वर्ग से ज़्यादा आता है, जो बिल्कुल निचले स्तर पर आता है, पैसों की खरीद फरोख्त के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ग्राम पंचायत के लोग भी अपने विकास के हितों से हटकर खरीद फरोख्त के चक्कर में पड़ जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं आपसे ही अगर सवाल करने लगूँ, विकास के हितों पे वोट डाल कौन रहा? कोई तो नहीं डाल रहा ना।
एक अलग ही समीकरण है यहाँ की राजनीति का। हालांकि हम तो देखो है राजनीतिक हैं, लेकिन अगर राजनीति पे बात करें तो एक अलग ही समीकरण है, बहुत सारे अलग अलग जोड़ तोड़ है। और अगर देखो पैसों का दुरुपयोग की बात है तो वो मेरे तो संज्ञान में है नहीं किस तरह का क्या मामला है। तो मैं अपनी ग्राम पंचायत की बात करता हूँ, बहुत साफ सुथरा चुनाव लड़ा जाता है। खाली आपकी ग्राम पंचायत को लेकर बात नहीं की, मैंने मेरठ की जितनी भी तमाम ग्राम अपनी पंचायत जानकारी के हिसाब से बताया कि ज्यादातर साफ सुथरे चुनाव लड़े जाते हैं। चलिए अभी थोड़ी चर्चा हम सरकार को लेकर करेंगे। अभी आपने बिहार में सुना होगा जी 2003 के बाद के जितने भी वोटर हैं, सरकार ने उनके लिए गाइडलाइन जारी की है, या तो अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र लेकर आए, अन्यथा उनको जो है वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया जाएगा। दरअसल कुछ मुद्दों पे सरकार खुद कंफ्यूज है, उन्हें खुद ही नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं और हमें करना क्या है। जिस आधार कार्ड को वोटिंग के लिए निराधार बता दिया गया है चुनाव आयोग ने, उसी आधार कार्ड के बिहाफ पे जो है 80 करोड़ देशवासी अपना राशन लेते हैं। तो ये दोगलापन तो है। और दूसरी बात ये है, अगर वो निराधार है तो फिर आप राशन क्यों दे रहे हैं उसको? और अगर ये निराधार है तो आपने इतना बड़ा कैंपेन क्यों चलाया? पूरे देश में जो है आधार बनेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर ये क्यों करा? तो ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, सरकार फेल है और सरकार खुद से कंफ्यूज है कि हमने करना क्या था, कर क्या दिया। यही तो बिहार में विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि अगर आधार कार्ड की कोई भी मान्यता नहीं है, क्यों बनवाया? बहुत बड़ा कैंपेन चला, बहुत सरकार ने पैसा खर्च करा इस पर, बहुत बड़ा जो है हम देशवासियों का जो टैक्स का पैसा है वो आधार बनवाने में सरकार ने खर्च किया। और बड़ी उपलब्धि सरकार के माननीय मंत्रियों ने, नेताओं ने स्टेजों से, मंचों से गिनाई। तो अब वे उपलब्धि कहाँ गई? वे उपलब्धि कहाँ है? अगर ये वोटिंग के लिए नहीं है मान्य या ये निराधार है तो ये अब कहाँ गई? तो ये तो सरकार से पूछना बनता है। कई सारे नेताओं का तो यहाँ तक भी कहना है कि एनआरसी को दूसरे हिसाब से प्रस्तुत किया जा रहा है। वो तो देखो हर मुद्दे पे जिसके जैसे विचार होते हैं वो अपने विचार व्यक्त करता है। वो एक जनता को भ्रमित करने की बात भी हो सकती है, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं पता, लेकिन ज़्यादा तो है ये तो सरकार का ही फेलियर है। सरकार कंफ्यूज है और कुछ नहीं। चलिए अभी हम उत्तर प्रदेश को लेकर ही बात करेंगे, दोबारा से रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की सरकार है, किसानों की बड़ी बड़ी शिकायतें हैं, रोजगार को लेकर भी बड़ी शिकायतें हैं। अभी सरकार जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उनको भी बंद करने का प्रस्ताव अपना तैयार कर रही है। क्या करना चाहती है सरकार? सरकार तुम्हें, हमें, सबको अनपढ़ रखना चाहती है। आप पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, अपने हक की बात करेंगे, जो आपका हक होगा आप उसे लेने की, छीनने की बात करेंगे। सरकार आपको अनपढ़ रखे, आपसे वो चीज़ें छीनना चाहती है कि आप अपने हक पे बात ना करें। और जब अगर सरकार में अगर पढ़े लिखे लोग हैं, अगर शिक्षा को वो प्रोत्साहित करेंगे, अभी पीछे प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे बहुत बवाल हुआ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप जोड़ के देखना होगा। अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो वो फिर आपसे सवाल करेगा, आपकी आंखों में आंखें डाल के सवाल करेगा। सरकार ये नहीं चाहती। नेहा सिंह राठौर हैं बिहार की, बड़ी पॉपुलैरिटी है उनकी भी अपनी। उनका भी यही कहना है कि सरकार शिक्षा से वंचित रखना चाहती है लोगों को। नहीं, कहीं ना कहीं हमारा भी यही विचार है। अगर सरकार के अगर बहुत सारे आप चीज़ों को देखें कि यूनिवर्सिटियों पे किस तरह लगाम कसी जाती है, छात्र नेताओं को किस तरह दबाया जाता है। आप एक बात बताओ मुझे, पिछले 8 साल की सरकार में कौन सा आपने उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव देखे? तो कहीं ना कहीं छात्रों को राजनीति से दूर रखे और उनको पढ़ाई से वंचित करके, अभी एक मैं लिस्ट देख रहा था तो उसमें हमारे मेरठ के कुछ छात्र नेताओं को गुंडा बता दिया गया, जो छात्रों के हितों की बात कर रहे थे, जो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे। बताओ, कल को तो सरकार जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, तो उनकी भी आवाज़। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार हर किसी को दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन आज़ाद और किसान मजदूर अब लड़ना सीख गया है। हम दबने वालों में से नहीं है। आंखों में आंखें डाल के सवाल करेंगे, अपनी हक की लड़ाई लेके रहेंगे।
सरकार किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, विकास पर बात करना नहीं चाहती, रोजगार पर बात करना नहीं चाहती। आखिर किसान संगठनों की भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आपको नहीं लगता कि किसान संगठनों को भी प्रदेश की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जन जन घरों की साथ में जुड़ी हुई हैं, किसान संगठनों को भी उसमें थोड़ा कदम आगे बढ़ाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, सब बढ़ा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन आज़ाद आवाम की हर प्रकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। जनहित के जितने मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कर रहा है और जितने भी किसान संबंधित मुद्दे हैं प्रमुखता से उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है। और हर मन से, हर स्टेज से यही कहा जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन आज़ाद प्रत्येक वर्ग के, जैसे मजदूर है, शोषित है, वंचित है, जो जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, तो भारतीय किसान यूनियन आज़ाद प्रमुखता से उनकी आवाज़ उठा रहा है। सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और जितने साथी हैं सबको जो है मजबूती के साथ सब आवाज़ें उठा रहे हैं। आप लगातार क्षेत्रों में बने हुए हैं और घूम भी रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, क्या माहौल है, क्या लगता है आपको? जनता की क्या सोच है? कुछ सोच विचार मानसिकता कैसे देखी जाएगी? देखो, मैं अभी बता रहा था कुछ अलग ही समीकरण होते हैं और समीकरण ये तो अभी तो चुनाव बहुत दूर है। हालांकि हमारे मेरठ शहर में तो बहुत सरगर्मी चल रही है इस टाइम पे। काफ़ी जो है प्रत्याशी एक एक विधानसभा सीट पर मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा तो जनता से आपके इस चैनल के माध्यम से आग्रह है कि जो आपके काम कर रहा है, जो आपके 5 साल में आपके बीच है, आपकी आवाज़ को सड़क से लेकर सत्ता तक, संसद तक आपकी आवाज़ उठाने, निसंकोच आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए, बिल्कुल चुना जाना चाहिए। आपके हिसाब से, आप किसान नेता हैं, इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या मुद्दा होना चाहिए? चुनावी मुद्दा? मुद्दे तो आपने अभी गिना दिए मेरे को। शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। जनता तक जाने चाहिए ना ये मुद्दे। तो जनता को तो पता है, जो भी आपने पैसे का दुरुपयोग बताया चुनावों के अंदर, वह पैसों का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो अपनी आजीविका के लिए जो है दर दर भटक रहे हैं, रोजगार किसी के पास नहीं है। तो ये तो बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं। और बेरोजगारी देखो क्या आलम हो रहा है बेरोजगारी का। हर दूसरा आदमी जो है ग्रेजुएट है लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। अभी आप एक छोटे से पद के लिए वैकेंसी निकालिए, 8-8 लाख करोड़ों में जो है आवेदन आ जाते हैं सरकार, और उसमें भी आवेदन आ रहे हैं लेकिन सरकार उसको पेपर को नहीं करा पा रही। ताज्जुब ये है कि सरकार पे एक पेपर नहीं हो रहा, पेपर लीक। बच्चे मेहनत करते हैं, पेपर लीक। बच्चे फॉर्म भरते हैं, आवेदन करते हैं, उसकी फीस जमा करते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है। ज़्यादातर विभागों में अभी ये भी देखा जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों को नियमित करती नहीं है, खाली संविदा पर कार्य कराती है, ना तो उनको कोई ऐसी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। नहीं, सरकार तो एक बात तो बताइए, बेरोजगारी जो छाई हुई है, ये बेरोजगारी ये एकदम थोड़ी नहीं आ गई। ये तो बहुत इन्होंने मेहनत करी इसके लिए। बच्चों को पहले शिक्षा से दूर रखा गया, फिर नौकरी नहीं निकाली, नौकरी निकाली तो उनको पूर्ण नहीं किया गया। अगर गलती से इनसे 1-2 वैकेंसी पूर्ण हो गई तो उस पर बाद में दिक्कत आई। तो कुछ ये इस वजह से तो हो रहा है ये सब कुछ। चलिए शादाब भाई, अभी आप शिवालखास विधानसभा के निवासी हैं। मैं शिवालखास विधानसभा को लेकर आपसे थोड़ी बातचीत जरूर करना चाहूँगा। आपके भी समर्थक आपके लिए काफ़ी पोस्ट करते हैं, प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। और पार्टियों को लेकर बात करें तो समाजवादी पार्टी से भी वसीम रजा, सम्राट मलिक, नदीम चौहान, कई सारे प्रत्याशी दौड़ में हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं जो पूर्व में विधायक थे, जितेंद्र सिंह सतवाई, वो भी दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही शिवालखास विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकदल के भी नेता अपने अपने दावे करते हैं। आपको क्या लगता है, आप चुनाव के बारे में क्या फैसला लेंगे शिवालखास विधानसभा को लेकर? चुनाव लड़ना सबका संवैधानिक अधिकार है, कोई निर्दलीय लड़े या पार्टी से लड़े। अब जबकि अब का माहौल जो आप बता रहे हैं, हर पार्टी से 15-15, 20-20 उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरा टिकट हो चुका है। हालांकि अभी चुनाव दूर है। मुझे लगता है कि उन्हें अपने टिकट के गुणगान करने से अच्छा है कि वो जनहित के मुद्दों पर काम करें। जनहित के मुद्दों पर काम करे, जनता अपने आप ही कामयाब कर देगी, टिकट अपने आप ही मिल जाएगा। और रही बात हमारे समर्थकों की, तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ
और मैं इस मंच के माध्यम से फिर आपसे कह रहा हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से, जो हमारे समर्थक हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, वो हमें कहीं ना कहीं अगर विधायक देखना चाहते हैं तो क्या गलत है। हम आज सड़क पे आवाज़ उठा रहे हैं, कल को हम विधानसभा में अपनी जनता की आवाज़ उठाएंगे, वहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे, हो सकता है और उससे ज़्यादा आगे लड़ाई लड़नी, तो लड़ाई लड़नी है ना हमें तो अपना हक लेना है। किसानों की जो लड़ाई हमें लड़नी है, तो वो चाहे सड़क पे लड़नी पड़े या विधानसभा में लड़नी पड़े या संसद में लड़नी पड़े। और देखो, ये तो पार्टी सब जो अपनी अपनी पार्टियां वो तय करेंगी किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। बाकी सब मेहनत का दम भर रहे हैं। मेरी तो यही सलाह है कि जिस प्रकार हम जनहित के मुद्दों पर काम कर रहे हैं, कि आप भी अपने जो है जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, आप उनके जनहित के मुद्दों पर काम करें। आपकी भारतीय किसान यूनियन आज़ाद का क्या स्टैंड रहेगा? आपका क्या मन है? चुनाव में आ सकते हैं, लगातार क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, क्या भावना है आपके? क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, हम तो जनता के काम कर रहे हैं। जनता हमें बुला रही है, उनकी समस्या हम सुन रहे हैं। चलो गांव की ओर एक हमारा प्रोग्राम है, हम एक एक गांव में जा रहे हैं, वहां हम जन सुनवाई एक प्रोग्राम कर रहे हैं। जन सुनवाई प्रोग्राम में संबंधित गांव के जो भी किसान हैं वो हमारे प्रोग्राम में आकर अपनी समस्या बताते हैं। तो हमारा प्रयास ये होता है कि वहीं पर उनकी समस्या का समाधान हो। अगर कोई समस्या ज़्यादा विकट है तो उसका प्रयास होता है कि उसमें चाहे आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, अधिकारियों से बात करनी पड़े। तो हम जो चलो गांव की ओर जा रहे हैं, हमारा मकसद कोई विधानसभा चुनाव लड़ने का नहीं है, ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। हमारा मकसद है किसानों की, मजदूरों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ना। अब वो सड़क पे लड़ी जाए या विधानसभा में लड़ी जाए, ये जनता तय करेगी। चलिए, ये तो भविष्य में देखा जाएगा, आगे बात करेंगे इसको लेकर। अगर आपकी किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन आज़ाद, चुनाव से पीछे हटती है, खुद अपने प्रत्याशियों को लेकर फैसला नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी से तो सीधी लड़ाई है किसानों की, फिर कौन सी पार्टी से ऐसी उम्मीदें हैं आपको जो भविष्य में सरकार बनाकर किसानों के हित में काम कर सकती है? देखो, हर पार्टियां, विपक्ष में जो पार्टी हैं वो यही कहती हैं हर बार कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ये इतिहास आप उठा के देख लेना कि ये जो इन्होंने कहा है इन्होंने नहीं करा। हम अराजनीतिक हैं, हमारा संगठन अराजनीतिक है, और हम राजनीति से दूर रह के ही जो किसानों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़ उठाना पसंद करें। ये अपना स्टैंड है। आखिर किसान वोटर तो है, बड़ी बात है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ज़्यादातर आप देखेंगे, हमारी विधानसभा हो या पूरा प्रदेश हो, ज़्यादातर वोटर तो किसान ही है, फैसला तो किसान को ही लेना है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, जनहित के मुद्दों की तो काम कर रहा है। अगर किसी गांव में रात को 12 बजे ट्रांसफार्मर फूक गया है तो वो अधिकारियों से बात करके गांव की लाइट जुड़वा रहा है, या कोई पुलिस उत्पीड़न हो रहा है उसमें मदद कर रहा है, तो ये तो जनता तय करेगी ना कि कौन उनके लिए ज़्यादा काम कर रहा है। ये जनता तय करेगी, ये हमारा संगठन तय नहीं करेगा। आपको विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, किसी से आपको, जो भी तमाम किसान हैं, किसी से उम्मीद है? नहीं, हमें तो नहीं, हमें किसी से उम्मीदें नहीं है। सपा भी शासन कर चुकी है प्रदेश में, बीजेपी शासन कर रही है, बसपा भी शासन कर चुकी है, तो उम्मीद लगाना तो बेकार है। बाकी ये है कि हमारी सभी से मांगे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, तो सभी से मांगे हैं कि अगर जो विपक्ष में रह के काम कर सकता है विपक्ष में करे, जो सत्ता में जो सरकारें बैठी हैं उनसे भी सवाल किया जाता है वो जनहित के मुद्दों पे काम करे। अच्छा शादाब भाई, एक चीज़ और बताइए, आप लगातार किसानों के बीच रहते हैं, जब जब प्रदेश में विधानसभा हो या लोकसभा हो, चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि किसान भी जातियों में बंटकर वोट करने लगते हैं? किसान तो देखो भोला भाला है, उनको भ्रमित किया जाता है। चुनाव के वक्त तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात से मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि ये वाले समीकरण यहाँ पे चलते हैं, जातियों वाले समीकरण चलते हैं, पार्टी वाले समीकरण चलते हैं, और समीकरणों से जो है यहाँ पे चुनाव लड़ा जाता है। ये गलती तो किसानों की भी है ना? हाँ, गलती है। उनको अपनी समस्याओं को देखते हुए कोई जाति नहीं होती, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती। किसान होता है, किसान तो किसान होता है, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, कोई जाति नहीं होती किसान की। आप लोगों को ये संदेश लगातार दे रहे हैं कि जाति मजहब के नाम पर वोट करना, बल्कि किसानों की समस्याओं को देखकर। भारतीय किसान यूनियन आज़ाद पूर्ण रूप से, मैं पहले भी आपके
चैनल के माध्यम से मैं कह चुका हूँ, पूर्ण रूप से सेकुलर है। और 36 की 36 बिरादरी एक साथ मिलकर एकजुट होकर शोषितों, वंचितों, किसानों की लड़ाई लड़ रही है। सभी तो हमारा अपना मानना है, हमारा नहीं है, सबका ही है कि किसानों की तो कोई जाति होती नहीं, किसान तो किसान होता है। चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप अपने संगठन के साथ में बड़े लंबे लंबे सफर तय कर रहे हैं। अभी हमें जानकारी मिली कि रामपुर भी गए थे। जी, आगे भी गए थे। चलिए जहाँ तक आपने सफर तय किया, किन किन मुद्दों को लेकर किया, बताइए हमारे थोड़ा दर्शक। भारतीय किसान यूनियन आजाद का जो उदय हुआ है वो जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारे से हुआ है। और संघर्ष हमारा, जब हम किसानों की लड़ाई लड़ने का हमने बीड़ा उठाया है, मजदूरों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वंचितों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो संगठन विस्तार के लिए जगह जगह जाना हो रहा है। और वहीं पे जन सुनवाई भी हो रही है, वहीं पे किसानों की समस्याओं को सुना जा रहा है। और अगर वहाँ पे किसानों की समस्या को लेकर हमें धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, अधिकारियों से वार्तालाप तो हम कर रहे हैं। अभी हम लास्ट टाइम बरेली गए थे, अभी मैं कल ऋषिकेश था, तो बराबर चल रहा है। रामपुर को लेकर जिक्र करूंगा, वहां पर आप सपा के बड़े नेता हैं मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी आपने मुलाकात की। हाँ, मुलाकात की, और भी कई लोगों से मुलाकात की। वहाँ पे किन किन चीज़ों को लेकर आपकी बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई? किसानों की जो लड़ाई है, उनकी लड़ाई के बारे में बात हुई। उन्होंने भी बताया कि अगर हम सरकार में आते हैं तो आपकी जो ये मांगे हैं इनको प्रमुखता से उठाया जाएगा। तो और तो कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, शिष्टाचारी मुलाकात थी। खासतौर से आजम खान को लेकर भी मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। आजम खान साहब के समर्थकों के बड़े आरोप हैं समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी उनका कहीं भी सहयोग करती नजर नहीं आ रही। और खासतौर से अभी देखिए तंजीन फातिमा उनकी पत्नी है, उनका भी बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने तो सीधे कह दिया कि समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीदें नहीं है। नहीं, वो ऐसा तो कुछ उन्होंने हमसे तो नहीं कहा। बहुत लंबी बातचीत हुई, पारिवारिक हुई, किसानों की लड़ाई के मुद्दों पर बात हुई, और सरकार, विपक्ष, पक्ष सब बात हुई। लेकिन उनका कोई इस तरह का तो मेरे से तो कोई इस तरह की बात उनकी हुई नहीं। ना ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर कोई रोष है, मुझे तो ऐसा लगा। बाकी अगर मीडिया में किसी तरह का चल रहा है तो वो मैं कह नहीं सकता। तंजीन फातिमा के बयान कई सारे चैनलों पर दिखाए गए, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। चलिए हम वापस से दोबारा रुख तय करेंगे अपनी शिवालखास विधानसभा को लेकर। अभी वर्तमान में विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से 2022 में विधायक तय हुए। अभी आप क्षेत्र में घूमते हैं, विधायक जी को लेकर लोगों की क्या भावनाएं हैं? नहीं, ऐसा तो हमारे सामने तो किसी का जिक्र होता नहीं। देखो, हम खुद ही नहीं करते। आखिर राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, हम सक्षम हैं खुद किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए और उनका काम कराने के लिए। बाकी ये तो अब चुनाव में जनता ही तय करेगी कि रोष है या उनसे प्यार है या उनसे ज्यादा नाराज हैं या उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो तो जनता तय करेगी। राष्ट्रीय लोकदल के लिए मैंने इसलिए खासतौर से आपसे पूछा कि राष्ट्रीय लोकदल के ज़्यादातर नेताओं का यही कहना है कि आज भी वो किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर एनडीए में शामिल होकर भी लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब देखते हैं तो कुछ नजर तो आता नहीं है। हाँ, तो वो आपकी बातों से जवाब आ गया, जो धरातल पे होगा वही तो है ना। और आप एसी वाले कमरे में बैठ के चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, उससे जनता को क्या मतलब। आप अब जनता के बीच में आइए, जनता के बीच में आके जनता के काम करिए, फिर जनता तय करेगी कि आपने काम किया है नहीं किया, जो धरातल पे आप करके दिखाएंगे। चलिए हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के थोड़ा सा विकास कार्यों को लेकर बताइए। आप पूरी विधानसभा में लगातार घूमते हैं, बने हुए भी हैं, अगर उनके विकास कार्यों को लेकर देखा जाए, क्योंकि विधायक जी से भी हमारी बातचीत हुई, विधायक जी ने कहा कि कई सारे बड़े कॉलेज भी बनवाए, बहुत सारी सड़कों के निर्माण भी कराए। आप तो लगातार घूमते होंगे, विधायक जी के कार्यों को लेकर ही थोड़ा बताइए। विकास कराए हैं तो वो सरकार में किस लिए हैं? नहीं कराने के लिए है क्या? विधायक जनता ने ऐसी बनाया क्या उनको कि मत कराओ आप कुछ भी, या एक रोड बना दिया उसको गिनाओ? जनता के और भी मुद्दे हैं, आप उनके बीच जाइए, आप उनके बीच जाके पता कीजिए कि जनता आपसे नाराज है नहीं है। खाली आपको जनता से 20 किलोमीटर दूर बैठ कर नहीं पता चलेगा। और चुनाव नजदीक है, जनता तय करेगी। इसमें
मेरा तो इसमें कोई स्टैंड पक्ष में विपक्ष में कोई मायने नहीं रखता। बाकी जनता तय करेगी, सिवाल खास की जनता ये तय करेगी कि विधायक जी ने कितने कॉलेज बनवाए हैं, कितने रोड बनवाए हैं, कितना काम किया है, वो जनता तय करेगी। मैंने आपसे पूछा, आप थोड़ा कुछ बताइए ना अपने ग्राम पंचायत को लेकर ही बताइए, सिंधावली को लेकर ही बात कर लेते हैं। सिंधावली एक साफ विधायक जी ने काम काज कराए। सिंधावली में तो मुझे तो नहीं लगता विधायक जी ने कुछ काम करा होगा। विधायक जी ने तो हमें कई सारे कार्यों का डेटा भी बताया कि सिंधावली कागजों में तो नहीं है वो। विधायक जी ने बताया कि खास तौर से कुछ गांव सिर्फ ऐसे रहे हैं जिसमें उनकी निधि का पैसा खर्च ना हो। चलो अच्छी बात है, अगर कराए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं, मेरी तो जानकारी में नहीं है। चलिए, अभी आप मेरे गांव की बात बता रहे हैं। अभी एक रास्ता बना है, मेन रोड जी बताइए। ठीक है, तो उस पे उसकी मरम्मत हुई है, बना नहीं है वो। उस पे बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय नेताओं ने अपना अपना सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि हमारा संघर्ष जो हमने किया था वो संघर्ष पूर्ण हो गया। अब ये तो पता नहीं ये तो किसने किया था किसने नहीं, सब अपना अपना बता रहे हैं कि हमने बनवाया है, हमने इसके लिए धरना करा, हमने इतनी मांगे की, इतना बड़ा आंदोलन करा। और अब आप बता रहे कि विधायक जी ने भी, तो हो सकता है कि विधायक जी ने भी कराया, थोड़ा सा हिस्सा उसमें विधायक जी का भी हो। चलिए सदाब भाई, अभी थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे। अभी आपने देखा होगा कावड़ मार्ग पर एक स्वामी जी महाराज थे, वो वहाँ पर अपने संगठन के कुछ लोगों को लेकर गए और एक होटल पर एक गोपाल नामक व्यक्ति थे। बाद में हालांकि उनके बारे में जब जानकारी की गई तो उनका नाम तजम्मुल निकला। स्वामी जी होटल पर कर्मचारियों के कपड़े तोड़वाकर जांच करने लगे हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है। बस उस पर तो मीडिया में देखो लगातार डिबेट चल रही है, और ये इस तरह की जो ये एक राजनीति है। और वहाँ पे वो वीडियो मैंने भी देखा जो मीडिया में चल रहा था, और अभी सुनने में आया है कि स्वामी जी पे FIR हो गई है। अभी उसी को लेकर बड़े किसान नेता हैं नरेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि कावड़ के नाम पर बहुत सारे लोग हुड़दंगियां करने लगते हैं। अभी उनको भी नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। बाबा जो टिकैत ने कहा है, बाबा नरेश टिकैत जी ने कहा है कि डीजे की हाइट ज़्यादा ना हो। हाइट ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको बताऊं, पिछले साल इन्हीं दिनों में हमारे भावनपुर थाना क्षेत्र यानी कि हमारी किठौर विधानसभा में कोई गांव आता है, वहाँ पे जो हमारे भोले जल लेकर आ रहे थे तो डीजे पे 11,000 की लाइन का तार लग गया, वो बड़ा नुकसान हुआ। तो जो बात बोली गई है उनको सही संदर्भ में पेश करना चाहिए, उसका गलत अर्थ निकाल के उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना वो गलत। उन्होंने कहा है वो एक सही संदर्भ में उस बात को लेना चाहिए, सही संदर्भ में बात उसको रखनी चाहिए। मीडिया का भी ये फर्ज बनता है कि जो बात कही गई है उसको सही संदर्भ में रखे। अब उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें ना हो, घटना ना घटे। भाई कोई इस तरह का बड़ा आयोजन, सरकार भी पूरी मेहनत कर रही है, दूर दूर से जो है शिव भक्त आते हैं और अपनी आस्था के अनुसार कांवड़ लेके आते हैं, और कोई अप्रिय घटना घट जाए, देखो सभी को दुख होता है। मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूँ, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना होती है इंसानियत के नाते बहुत दुख होता है। चलिए, आप मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत सारे विपक्ष के नेताओं का ये भी कहना है कि 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उससे पहले कावड़ यात्रा भी निकलती थी, मुहर्रम का जुलूस भी निकलता था, इस तरह की सांप्रदायिक बातें लगातार नहीं होती थी। आपको नहीं लगता कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, रोजाना लगातार नए नए धार्मिक मुद्दे सामने आने लगे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये एकदम से इनका जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जो कि बहुत ही निराशाजनक है प्रदेश के प्रति, देश के प्रति। इस तरह की जो ये घटनाएं हो रही हैं ये बिल्कुल जो है निराशाजनक हैं, और इन पे सरकार को जो है काम करना चाहिए, इनकी रोकथाम करनी चाहिए। हालांकि सरकार के ही लोग जब ये काम कर रहे हैं तो बहुत दुख होता है। कई सारे ऐसे संगठन हैं, कहीं पर गौमांस को लेकर कोई घटना होती है, कहीं पर कावड़ को लेकर कोई घटना हो जाती है, कहीं पर मुहर्रम के जुलूस को लेकर कोई घटना हो जाती है। आखिर सरकार क्या करती है?
इस तरह के सरकार- दंगाइयों पर जो भी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख ईसाई, सरकार उन लोगों पर कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं करती? सरकार करती है, जो वहाँ ईमानदार ऑफिसर होंगे उनके ट्रांसफर, वो ईमानदारी से काम ना कर दे। जबकि सरकार को तो ये चाहिए इस तरह की घटना घटे ना, इस तरह की घटनाओं को तो तत्काल प्रभाव से रोकने का काम सरकार का है, विपक्ष का नहीं है या किसान संगठनों का नहीं है। किसान संगठन नहीं सत्ता में है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी रोकेगी इनको, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वही तो रोकेंगे। लेकिन ये चीज़ें गलत है, और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना वो भी उसी मानसिकता में आता है। मैं मानता हूँ ये कहीं ना कहीं गलत है। भाईचारे की बात, एकता की बात करनी चाहिए, और भाईचारे से अगर हम अपना रह लेंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन बहुत सारे जो सांप्रदायिक लोग हैं, जिनकी रोटी इस तरह की राजनीति से सिकती है, वो कैसे आराम से रह लेंगे? उनकी तो भूख है ना, हिंदू मुस्लिम के दंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता हैं, उनका कहना ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बदली तो यहाँ समाजवाद और नमाजवाद हो जाएगा। वो कहते हैं कि प्रदेश को नमाजवादी नहीं बनने देंगे। देखो, वो उनका अपना स्टैंड है, उनकी जो सत्ता है वो उसी चीज़ पर टिकी हुई है, इसीलिए वो बार बार इस तरह की चीज़ें करते हैं। दूसरी बात ये है, हर बात में मुस्लिम शब्द लेकर, हर बात में, बात आप कहीं की भी करो, मुस्लिम शब्द के बिना इनका जो है खाना हजम नहीं होता है। मुस्लिम शब्द बोले बिना ये नहीं रह सकते। अपने हर एक भाषण में मुस्लिम शब्द का, हालांकि मुस्लिम भारतीय राजनीति में कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। संख्या के हिसाब से हमारे, आपके जो है, आप चेक कर लीजिएगा कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, भारतीय राजनीति में तो कहीं भी नहीं है। लेकिन बात बात में पक्ष और विपक्ष मुस्लिम समाज को लाकर एक सांप्रदायिक चीज़ें बनाकर अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं। मुस्लिम समाज को खास तौर से इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा? धार्मिक भावनाओं में ना पड़े। सुझाव तो देखो ये है कि जो हमारे नेता हैं, जो मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेताएं हैं, वो अगर अच्छा काम मुस्लिम समाज के लिए करते तो ये मुस्लिम समाज की ये दुर्दशा आज के समय में नहीं होती। और आप इसको ऐसे समझिए कि बिल्कुल स्टेप से ही लेके चलना, नीचे से लेके ऊपर तक जो मुस्लिम समाज के नेता हैं, तो वो जो है अपने समाज के लिए कोई वर्क नहीं करते। अगर करते तो, और जो कुछ लोग जिनकी अब दुर्दशा हो रखी है, तो ये दुर्दशा ना होती। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के नेता ही मुस्लिम समाज का जो आज के टाइम में हसर हो रहा है, ये उसके मुस्लिम समाज के नेता जिम्मेदार हैं। उन्हें अपने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम करना था, वो उन्होंने काम नहीं करा। और अगर कोई काम करेगा तो उसकी टांग खींची जाएगी, उसको पीछे करा जाएगा। यही तो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका भी यही कहना है कि मुसलमान किसी को अपना एक सक्षम नेता मानते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी हो, उनका तो लगातार सभी पार्टियों को लेकर प्रहार रहता है। कहते हैं कि दरी बिछाने में इधर उधर लगे हुए हैं। अब देखो, वो पार्टियों का अपना स्टैंड है। हालांकि हम तो देखो किसान राजनीति कर रहे हैं, राजनीति से हमारा कोई दूर तक ताल्लुक नहीं है। वो अपन का बयानबाजी करना, एक दूसरे पर पलटवार करना, वो अपना, उनका अपना स्टैंड है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन किसानों को तो अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। किसानों की एक बड़ी आबादी है देश में, बिना किसानों के कैसे भूमिका सरकार बनी? मुख्य विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है? किसान संगठन। किसान संगठन ही आज की डेट में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जो जनता के जनहित के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। और आप अभी बार बार मुझसे सिवाल खास विधानसभा के बारे में बात कर रहे थे। आप कोई एक राजनीतिक पार्टी का एक नेता बताइए जो लगातार जनता के बीच में रहा हो। क्षेत्रीय नेता है, जो किसान नेता हैं, वो अपने लोगों को काम कर रहे हैं। आप खुद से इस बात का सर्वे करके देख लीजिए। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ इस बात को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कह रहा हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता थी मीनाक्षी भराला, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। जो आपने कहा वही सवाल उन्होंने भी हमसे दागा कि विपक्षी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर पार्टियों को देखा जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता विपक्ष तो अपने खुद के बहुजन नेताओं को नहीं बचा पार्टी पा रहा हो। है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विपक्ष खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं ये गलत ट्रैक पे है।
तभी तो ये अपनी मदद नहीं कर पा रहे, अपने नेताओं को नहीं बचा पा रहे। विपक्ष तो अपने नेताओं की मदद नहीं कर पा रहा, अपने कार्यकर्ताओं की मदद नहीं कर पा रहा, अपने पदाधिकारियों की मदद नहीं कर पा रहा। आवाम की क्या मदद करेंगे लोग? क्या सवाल करेंगे आप इनसे? विपक्ष के जो भी नेता हैं खासतौर से यही देखा जाता है, सोशल मीडिया पर आते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन जनता के जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर कभी भी सड़क पर प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करते तो नजर नहीं आते। सोशल मीडिया के जो नेता हैं, जो सोशल मीडिया पर बैठ कर दम भर रहे हैं, अपनी अपनी जाति की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं और अपने अपने विधानसभा की लड़ने का दावा कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के नेता हैं, वो आपको धरातल पर उनकी आप रिपोर्ट लीजिए, वो शून्य है। अगर आपसे जुड़ा हुआ लोग, आपका जो पदाधिकारी है, आपका कार्यकर्ता आपको रात को फोन कर रहा है और आप अपना फोन बंद कर ले रहे हैं और फिर आप सुबह उससे वोट लेने की भी उम्मीद रख रहे हैं, तो इस तरह के ये, और सुबह अगर वो काम किसी तरीके से हो भी गया तो फिर आप पोस्ट के माध्यम से बता रहे हैं कि फला काम किया हमने। छोटी छोटी जानकारियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे उनकी स्टैंड, उनका लड़ाई लड़ना वो शून्य है। अभी ईवीएम को लेकर बात करेंगे। आप किसान नेता हैं, विपक्ष की कई सारी पार्टियां लगातार ईवीएम का विरोध करती आई हैं। शादाब भाई, आप बताइए थोड़ा ईवीएम को लेकर आपका क्या सवाल है? मैं आपको बिल्कुल छोटे से शब्दों में ईवीएम के बारे में बताऊंगा। जिस देश में ईवीएम बनी है उस देश में स्वयं बैलेट पेपर से चुनाव होता है, और इससे ज्यादा मैं इसको परिभाषित नहीं कर सकता। जिसने बनाया है उसे ही ट्रस्ट नहीं है, जिसने इसको इजाद किया है, जो इसका आविष्कारक है, उसको उस देश को ही ट्रस्ट नहीं है। तो ये एक संक्षेप में इसका विवरण है। इसके बारे में इसकी परिभाषा ये है कि जिस देश ने बनाया है उसको भी विश्वास नहीं हो पा रहा। चलिए, आप किसान नेता हैं, आप अपने प्रदेश और देश को लेकर ही बताइए। आपको लगता है कि ईवीएम इस्तेमाल आगे होनी चाहिए या इसको हटा देना चाहिए? देखो, अगर जनता ये चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो तो सरकार को चाहिए कि वो बैलेट पेपर से चुनाव करे। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का अगर बात करी जाए, इनके दोहरे रवैये की बात करी जाए, अगर ये उपचुनाव में जीत जाते हैं तो ये चुप बैठ जाते हैं, और जैसे ही ये मुख्य चुनाव हारते हैं तो ये जो है विलाप करना शुरू कर देते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी है। आप चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते? आप चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते? ये सवाल विपक्षी पार्टियों पर भी बनता है। अगर वो ईवीएम का विरोध करती हैं तो मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूँ। मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूँ कि अगर आप उसको किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो सही से विरोध करो। वो ईवीएम हो या सरकार खुद हो या सरकार के किसी फैसले की बात हो, तो आप उसका विरोध इसलिए किसानों के लिए सरकार ने 3 कानून बनाए, किसानों को समझ नहीं आए, सरकार ये कहती रही, काले कानून थे, वो काला अध्याय लिखा गया था। किसानों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, 13 महीने तक अपने घरों को छोड़कर राजधानी पर डटे रहे, अपनी मांग लेके हटे। तो अगर आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध के तरीके से करिए, जनता को भ्रमित ना करो। बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर पर 3 कानूनों को लेकर बड़ा लंबा धरना चला और उसमें धरातल पर ये देखा भी गया कि किसानों ने वहाँ पर बड़ी मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ी और सरकार को वहाँ पर झुकना पड़ा। चलिए, अभी शादाब भाई, सबसे पहले आप प्रदेश भर और देश भर के तमाम किसानों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी किसानों की लड़ाई किस तरह से लड़नी है, और फिर 2027 में चुनाव भी होना है, सभी चीज़ों को लेकर तमाम किसानों को जो भी संदेश देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। हमारे किसान बंधुओं, किसान कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं जो किसानों की लड़ाई मुख्यतः प्रमुखता से उठा रहे हैं, उनके लिए तो बस यही है कि एकजुट रहें और जातियों में ना बटें। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान किसान ही होता है, और मजबूती के साथ अपनी लड़ाई को लड़ें। और जहाँ तक मैं भारतीय किसान संगठन जो भी हैं, जितने भी हैं, और जो प्रमुखता से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये है कि अपना मजबूती से एकता के साथ भारतीय जो किसान हैं उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करें, और एकजुटता से काम चलेगा
काले कानून भी एकजुटता से ही वापस हुए थे। सारे संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर जो मजबूती के साथ एक लड़ाई लड़ी, वो भी अध्याय लिखा जाएगा इतिहास में कि किस तरह लड़ाई लड़ी। तो इसी तरह हमें एकजुट रहना है, हमें जातियों में नहीं बंटना है, और किसान तो किसान है, किसानी बन के रहना है, और अपनी लड़ाई लड़नी है ईमानदारी के साथ, और उसको अपना जो हक है वो लेना है। चलिए, हमारा जो चैनल है यूपी पंचायत 2.0, हमने खास तौर से अपने चैनल को पंचायतों से लेकर ही शुरुआत की, क्योंकि पंचायतों में खास तौर से किसानों को लेकर, क्योंकि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो सरकार तक या जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमारी यही कोशिश है कि लगातार ग्राम पंचायतों के बीच में बने रहें, और आप जैसे लोगों के माध्यम से, ग्राम पंचायत के लोगों के माध्यम से किसानों की आवाज़ हो या ग्राम पंचायत के गरीब मजदूरों की आवाज़ हो, वो सरकार तक जाए और जनप्रतिनिधियों तक जाए। आप हमारे चैनल के लिए जनता से एक अपील कीजिए। देखिए, मैं अभी पीछे 1 महीने पहले भी यूपी पंचायत 2.0 की टीम को इंटरव्यू दे चुका हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जन जन तक पहुंचकर जन जन की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इसी मेरी ये आशा है आप इसी ईमानदारी और इसी निष्ठा के साथ इस काम को करते रहें, जनता की आवाज़ बनने का काम करें, जनता की आवाज़ को प्रमुखता से सरकार के सामने उठाने का काम करें, जनता की जो प्रमुख जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करें। और मैं सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि यूपी पंचायत 2.0 को सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें, और जिस तरीके से भी आप इसको चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। चलिए शादाब भाई, आपने अपने तमाम विचार, चाहे किसानों को लेकर हो या प्रदेश की समस्याओं को लेकर हो, आपने बिल्कुल खुले मन से तमाम अपनी भावनाएं हमारे साथ में व्यक्त की। आपका हमारे चैनल पर अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद, और आपको भविष्य के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की मैं आपकी कामना करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।